वेलकम बैक नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और आज का टॉपिक है दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अगर दर्पण में वस्तु को किसी भी पोजीशन पर रखें तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसके संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस पे देख रहे हैं कि जितने भी जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ दर्पण है। तो दर्पण तीन प्रकार का होता है: समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक बार फिर से बता दें, समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। जैसे ये जो देख रहे हैं कॉनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण है, और यह है कॉन्वेक्स मिरर, यह है हमारा उत्तल दर्पण। दोनों दिखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन यह होगा ऐसे कुछ धंसा हुआ और ये होगा कुछ जो है ऐसे उठा हुआ। यहाँ पे जो ये महोदय अपनी खूबसूरती का दिलदार कर रहे हैं, ये जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं। किन्हीं का बाइक होगा, वहाँ पे जो है चेहरा देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी जो है अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण, यह है अवतल दर्पण। दिखने से लगभग दोनों एक जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है वो हमारा लेंस है, उत्तल लेंस, यह है अवतल लेंस। इसकी जो है चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगा। आगे देखते हैं जो आज हमको देखना है। पिछले दो वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो प्रश्न देखे थे, आज जो है इससे संबंधित जो प्रश्न देखेंगे। यानी कोई वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस शब्दों को देख लेते हैं कि यह दर्पण में कहाँ होता है, तब जो है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इस लिस्ट को हम लोग यहाँ पे इस चार्ट के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके नामों की व्याख्या कहाँ पे क्या होता है। तो देखिए, जो दर्पण है, यहाँ पे जो दर्पण है तो यह अवतल दर्पण है। दर्पण के बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पोल ध्रुव, और इसकी लंबाई को हम लोग बोलते हैं द्वारक। ये जिस गोलीय भाग का होगा, गोलीय आकृति का जो दर्पण होगा, तो उसके बीच वाले को हम कहेंगे केंद्र। जैसे वृत्त होता है सर्कल, उसके बीच वाले को केंद्र कहते हैं, इसको जो है परिधि कहते हैं, इसके बीच वाले में हम त्रिज्या का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक दर्पण का गोलाकार भाग, उसको काटा गया है, तो यह है हमारा सी, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में जो बढ़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। यानी कोई भी समांतर किरण दर्पण पड़ने के बाद जिस भाग से गुजरेगी, मुख्य अक्ष को काटेगी, उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। ये हो गया एफ, ये हो गया सी, और सबसे बाहर वाला भाग हो जाएगा अनंत। अब इसके और भी दो कंडीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ और पी के बीच में, यह जो भाग है 4 हो जाएगा सी और एफ के बीच में, और ये वाला भाग होगा अनंत और सी के बीच या सी से परे। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें कैसे फोटो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसको भी देख लीजिए। अनंत पे रहेगा, देखिए कुछ नंबर लिखा हुआ है, और नीचे भी कुछ नंबर जो है बढ़ते क्रम में जो है लिखा हुआ है, असेंडिंग क्रम में है। लेकिन इसमें सभी की आकृति समान है, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी आकृति जो है कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है, और एक जो है यहाँ पे बढ़ता है। तो इसके पोजीशन देखा जाए तो 7 होगा, एक ध्रुव भी हो जाएगा, तो इसको हम 7 कर सकते हैं। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको देखिए, समझिए इस वाले को। इस कंसेप्ट को समझ गए तो आप इसे समझ, जितने भी प्रश्न हैं आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कोई वस्तु अनंत पर है तो एक को एक से मैच कीजिए। देखिए, इसके बाहर है, अनंत है, तो एक कहाँ है, तो एफ के नीचे है, तो अनंत पे वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। अब देखिए 2 का पोजीशन कहाँ है, सी और अनंत के बीच में, इन्फिनिटिव है, इसको हम बोल देंगे अनंत। तो सी और अनंत, इसको हम लिख देते हैं अनंत। तो सी और अनंत के बीच में है 2 है, तो 2 इधर देखिए कहाँ है, तो एफ और सी के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब जो है 2 पे बनेगा। 2 से मैच कीजिए। 3 नंबर सी के ऊपर है, तो इसका प्रतिबिंब जो है, इमेज जो बनेगा सी के नीचे ही बनेगा, यानी सी पर रहेगा तो सी पे ही बनेगा। अब 4 नंबर, तो 4 नंबर का पोजीशन एफ और सी के बीच में है, तो प्रतिबिंब 4 को 4 से मैच कीजिए, तो सी और अनंत के बीच में है। 5वां जो स्थिति है एफ है, 5 पे है वस्तु, तो 5 को मैच कीजिए, तो वह हमारा हो गया अनंत।
छठा कंडीशन है कि जो वस्तु अगर F और P, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव P, तो P और F के बीच में रहेगा 6, तो ये नहीं आएगा, इधर अनंत हो चुका है, ये दर्पण के पीछे बन जाता है, यानी वह आभासी होगा और सीधा होगा। इस वाले कंडीशन का यूज जो है ज़्यादा जो है आपको होता है, जैसे हजामत जो होता है, जो हजाम होता है वह दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो ऐसे हम लोग देखते हैं व्यवहारिक रूप से समतल दर्पण का प्रयोग करता है, लेकिन एग्जाम में आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो हम वहाँ पे बोलेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। फिर ऐसे भी दे सकता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब C पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो C पे ही रखा जाएगा। अनंत और C के बीच में प्राप्त करने के लिए, यानी C से परे प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाएगा, तो 4 यहाँ पे है तो C और F के बीच में रखा जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो वस्तु को F के बीच में रखा जाएगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाने के लिए कहाँ रखा जाएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाने के लिए एक ही कंडीशन है F और P के बीच में, जो बड़ा बनता है। ऐसे प्रश्न जो है इसमें आएंगे। तो आगे देखते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण भी हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखिए, उसका प्रतिबिंब F और P के ही बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब जो है तीनों दर्पण में बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, जबकि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, तो जब भी वक्रता केंद्र आएगा हम पढ़ेंगे C, और फोकस दूरी आएगा या फोकस आएगा F, और फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, यानी P से C के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको R से लिखा जाता है। P और C के बीच की दूरी को कैपिटल R वक्रता त्रिज्या, और P और F के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, यानी गोलीय दर्पण में C, P और F के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, F कहते हैं, फोकस दूरी हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल f से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी यह जो है यहाँ से यहाँ तक R है 40, तो F कितना होगा। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F, इसी को हल करेंगे तो R बराबर 2F आ जाएगा। तो R का मान दिया हुआ है, फोकस दूरी F का मान दिया है, तो F का है 40, तो 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा हमको 80 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। यानी इसमें देखना क्या है कि अगर ये देगा तो 2 से गुना कीजिए, पूरा आ जाएगा, यानी ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और पूरा देगा तो आधा करके हम यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं वक्रता। अगला है, कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है। यहाँ भी कंडीशन देख सकते हैं कि फोकस अनंत पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। अब समानांतर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी परावर्तन के बाद जो है कहाँ कटेगा, फोकस में ही कटेगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनने के लिए 4 रेज की आवश्यकता होती है। प्रथम होता है कि इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण पर पड़ने के बाद जो है वो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम है कि अगर फोकस से आती है तो दर्पण पर टकराने के बाद जो है समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है कि अगर C से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद C से ही चली जाएगी। और चौथा है कि अगर मुख्य यानी P पे पड़ता है ध्रुव पे तो टकराने के बाद प्रकाश के परावर्तन के कारण वह जो है उसी एंगल से चली जाएगी। अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी अनंत और वक्रता केंद्र यानी C के बीच हो तो उसका फोटो C और F के बीच में बनेगा, यानी F और C के बीच में। और जब इधर होगा तो यह C और अनंत के बीच में बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, यानी इसका आंसर हो जाएगा D। 46 नंबर क्वेश्चन,
कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थिर हो तो उसका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कोई वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है, यानी सी पर हो तो सी पे बनेगा। तो याद करने के लिए एक ट्रिक है, देखिए अनंत हो तो फोकस पर, अब फोकस पे हो तो अनंत पे, सी पर हो तो सी पे बनेगा। अब है सी और एफ है के बीच में रखते हैं तो वह बनेगा सी और अनंत के बीच में बनेगा। अब अगर सी और अनंत के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वो सी और एफ के बीच में रखेगा। इस कंडीशन को याद रखिए और क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। अब है कोई वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी और एफ के बीच में हो तो देखिए सी और एफ हो तो ये ए साइड में आ जाएगा, तो सी और अनंत के बीच में बनेगा। सी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और अनंत तो है ही, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब है कोई वस्तु फोकस के केंद्र पर हो तो उसका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कोई भी वस्तु को अगर हम फोकस पर रखेंगे वो अवतल हो या उत्तल हो उसका प्रतिबिंब हमेशा जो है अनंत पे बनेगा। यानी एफ पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कोई वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में हो यानी एफ और पी के बीच में हो तो वह जो है दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। और यह छठा नंबर जो कंडीशन है या अक्सर एग्जामों में जो है पूछा जाता है। कोई वस्तु ध्रुव पर स्थित हो तो अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वह ध्रुव पर ही बनेगा उसका प्रतिबिंब। कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है एफ और सी के बीच में बनता है, और वही वस्तु अगर अनंत पे होगा तो वह एफ पे बनेगा, और जब इसके बीच में आएगा तो कहीं भी रख दीजिए उसका प्रतिबिंब जो है इसी के बीच में रहेगा, और पी है तो पी पे ही बनेगा। देखिए कहाँ पर वस्तु रखे कि उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र यानी सी पे प्राप्त हो, तो सी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? सी पे ही प्राप्त होगा। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त करने के लिए यानी अनंत और सी के बीच प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? तो सी और एफ के बीच में रखना पड़ेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब सी और अनंत पे प्राप्त होगा। सी और अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में प्राप्त होगा। अगला है कहाँ पे स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अनंत पे बनेगा? तो इसका सिंपल सा है, फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एफ पे बनेगा। तो एक दर्पण से किसी भी वस्तु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? देखिए अब यहाँ पे दर्पण में उपस्थित विशेष गुण के से संबंधित जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसी दर्पण में वस्तु का सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वह हमारा दर्पण वह हो सकता है समतल दर्पण और अवतल दर्पण। ऐसे उत्तल दर्पण में भी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। नेक्स्ट है, यहाँ भी देख सकते हैं यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के ही बराबर होता है तो वो दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा हो तो कौन सा दर्पण होगा? देखिए ये पूछ रहा है हमेशा, तो वह जो है छोटा होगा उत्तल दर्पण में। ऐसे अवतल दर्पण में भी छोटा होता है लेकिन कुछ प्रतिबिंब जो है बड़ा भी बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केवल उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने आभासी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा हो तो कौन सा दर्पण होगा? तो वह हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। आभासी प्रतिबिंब जो है तीनों दर्पण में बनता है, लेकिन समतल दर्पण में बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनेगा हमेशा, लेकिन अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 9 क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। तो देखिए इसका ट्रिक है वा उ और आ सी। वा का मतलब होता है वास्तविक, उ का मतलब है उल्टा, आ का मतलब आभासी, सी का मतलब सीधा, या कासी का मतलब काल्पनिक और सी का मतलब सीधा। तो वास्तविक उल्टा होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, यानी यह सही है।
वो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, आ सी, ये भी सही है, यानी बी नंबर हमारा जो है आंसर इसमें आ जाएगा, जो गलत है। प्रश्न, एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यानी इसमें जो है एक कथन गलत होगा, बाकी जो है सही होगा। तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। देखिए, वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा, तो उत्तल दर्पण में सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो देखते हैं, प्रतिबिंब सीधा बनता है, सही है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये वास्तविक तो बन नहीं रहा है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में छोटा होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, तो ध्रुव और दर्पण फोकस के बीच में बनना, ये भी सही है। इन देर है कौन सा असत्य है? तो हमारा बी नंबर क्या है? असत्य है। तो ये था 60 क्वेश्चन। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।